जरा सोचिए, एक मसाला जिसकी कीमत सोने के बराबर हो, वो आपकी दुनिया को कैसे बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ जायके की नहीं है, बल्कि ये उस आर्थिक बेचैनी, महत्वाकांक्षा और क्रूरता की कहानी है जिसने साम्राज्यवाद के एक नए दौर को जन्म दिया और दुनिया में ताकत का पलड़ा हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया। तो सवाल यही है कि कैसे काली मिर्च जैसी एक मामूली सी लगने वाली चीज दुनिया की राजनीति का सेंटर बन गई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस एक मसाले की भूख ने पहले व्यापार के तरीके बदले और फिर देशों की किस्मत ही बदल डाली। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के यूरोप से। ये एक ऐसा यूरोप था जो आर्थिक तौर पे एक बहुत बड़ी दीवार के सामने खड़ा था और उसे तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उस जमाने में खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखने का कोई तरीका नहीं था, तो मसालों की ज़रूरत सिर्फ स्वाद के लिए नहीं थी, बल्कि मांस को सड़ने से बचाने और उसकी बदबू को छिपाने के लिए भी थी। मतलब ये शौक नहीं, बल्कि एक सीधी सीधी ज़रूरत थी। ये सिर्फ मसाले नहीं थे, आप समझिए कि ये 15वीं सदी का सोना और तेल थे। इन्हें रखना दौलत और ताकत की निशानी थी, और ये दौलत उगती थी सिर्फ पूर्व में, खासकर भारत के तटों पर। यहाँ मोनोपोली का पूरा खेल समझिए। जमीन के रास्ते पर वेनिस और अरब के व्यापारियों का कब्जा था। वो पूर्व से सस्ते में मसाले लाते और यूरोप में मनमानी कीमतों पर बेचते थे। इसी आर्थिक नाकेबंदी ने पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों को बेचैन कर दिया था कि वो समंदर के रास्ते कोई नया रास्ता खोजें। और बस इसी बेचैनी ने इतिहास की सबसे खतरनाक समुद्री यात्राओं में से एक को जन्म दिया। ये सिर्फ किसी अनजानी जगह में छलांग लगाना नहीं था, बल्कि तूफानों, बीमारियों और ऐसे गहरे डर का सामना करना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखिए, हुआ ये कि 1453 में जब उस्मानिया साम्राज्य ने जमीनी रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया, तो यूरोप के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति बन गई। बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका का चक्कर लगाकर ये तो दिखा दिया था कि ये मुमकिन है, लेकिन काम अभी भी अधूरा था। अब सारी जिम्मेदारी थी वास्को डी गामा पर। जरा इस डर के बारे में सोचिए, ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, ये अंधविश्वास और मौत के खौफ के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक जंग थी। हर लहर, हर अनजान आवाज उन्हें यही याद दिलाती थी कि वो नक्शे से बाहर, शायद भगवान की नजरों से भी दूर जा रहे हैं। उनके जो छोटे छोटे लकड़ी के जहाज थे, वो अटलांटिक के इन भयानक तूफानों के सामने खिलौने जैसे थे। हर पल ऐसा लगता था कि जहाज अभी टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये सचमुच प्रकृति के खिलाफ इंसान के सब्र का इम्तिहान था। इस एक लाइन में उस सफर की पूरी कड़वी सच्चाई छिपी है। बीमारी के आने से पहले ही लगातार तूफानों से हड्डियां टूट रही थीं, लोग बुरी तरह घायल हो रहे थे, जहाज का निचला डेक चीखों, कराहों और मौत की खामोशी से भर चुका था। और फिर आया स्कर्वी नाम का वो खामोश कातिल। ताजे खाने की कमी से शरीर अंदर से गलने लगता था। हर सुबह कोई न कोई साथी हमेशा के लिए सो चुका होता था। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये उम्मीद को धीरे धीरे मारने वाला जहर था जो बचे हुए लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल रहा था। जब नाविकों का हौसला एकदम टूट गया और उन्होंने वापस लौटने की जिद की, तब डी गामा ने एक ऐसा दांव खेला जो पागलपन जैसा था। उसने नेविगेशन के सारे उपकरण समंदर में फेंक दिए। अब संदेश साफ था, आगे भारत है और पीछे सिर्फ मौत। कोई तीसरा रास्ता नहीं बचा था। महीनों की उस तकलीफ और अनिश्चितता के बाद आखिरकार कहानी में एक मोड़ आया, जहां निराशा की जगह उम्मीद ने लेनी शुरू कर दी। वो ज्ञात दुनिया की सरहद पार कर चुके थे। अफ्रीका का वो दक्षिणी कोना, जिसे केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप कहते थे, उसे पार करना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। सदियों से इसे एक ऐसी बाधा माना जाता था जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। इसे पार करते ही वे हिंद महासागर में थे और अब भारत की मंजिल पहुंच में लग रही थी। जरा उस पल के बारे में सोचिए, हवा में मसालों की वो महक जिसके लिए उन्होंने मौत का सामना किया था। ये इस बात का सबूत था कि सारी तकलीफें बेकार नहीं गईं। वे उस सोने की चिड़िया की धरती पर पहुंच चुके थे जिसके सिर्फ किस्से सुने थे। लेकिन भारत पहुंचना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक सांस्कृतिक टकराव, एक आर्थिक रहस्योद्घाटन और एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। यहाँ उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना करना था जो उनकी कल्पना से कई ज्यादा आगे और अमीर थी।
ये स्लाइड दिखाती है कि यूरोप को भारत की अमीरी का कोई अंदाजा ही नहीं था। डी गामा जो ऊनी कपड़े और पीतल के बर्तन जैसे सस्ते तोहफे लेकर गया था, उन्हें जामोरिन के दरबार में मजाक की तरह देखा गया। ये दिखाता है कि वे यहाँ खोजकर्ता बनकर नहीं, बल्कि एक बहुत उन्नत सभ्यता के सामने नौसिखिए बनकर खड़े थे। ये आंकड़ा देखिए, 6400% का मुनाफा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक चिंगारी थी। इस एक आंकड़े ने पूरे यूरोप के लालच को हवा दे दी और आने वाली सदियों की खूनी कहानी की नींव रखी। इसने ये साबित कर दिया कि ये जानलेवा सफर आर्थिक रूप से कितना ज्यादा फायदेमंद था। डी गामा की एक कामयाब यात्रा एक तरह से एक दोराहा साबित हुई। इसने यूरोप के लिए भारत का खजाना तो खोल दिया, लेकिन साथ ही इसने उपनिवेशवाद और शोषण के उस दौर की शुरुआत भी कर दी जिसने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। पुर्तगाल की कामयाबी की खबर जंगल की आग की तरह फैली। अब हर यूरोपीय ताकत, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, सब भारत के इस मुनाफे वाले व्यापार का एक हिस्सा चाहते थे। जल्द ही ये व्यापार की दौड़ नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने के लिए एक भयंकर मुकाबला बन गया। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये रास्ता असल में एक दो-धारी तलवार था। ये खोज और अवसर का एक दरवाज़ा था, लेकिन साथ ही ये शोषण और जीत का एक खुला न्योता भी था। यहीं से शांतिपूर्ण व्यापार की जगह ताकत के बल पर कब्जा करने की नीति शुरू हुई। यूरोपीय ताकतों को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो अपने सामान की क्वालिटी के दम पर मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। तोपों और बंदूकों के दम पर उन्होंने उन बाजारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जिन्हें वे निष्पक्ष व्यापार से नहीं जीत सकते थे। मसालों की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे आर्थिक लालच साम्राज्यों को जन्म दे सकता है और संस्कृतियों को तबाह कर सकता है, लेकिन साथ ही ये आज़ादी के लिए चल रहे लंबे संघर्ष को भी उजागर करती है। और ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है,